नमस्कार। तो आज मैं सुना रही हूँ आप लोगों को स्वयं प्रकाश की कहानी नीलकांत का सफ़र। स्वयं प्रकाश हमारे समय के बहुत नामचीन लेखक हैं और उनका जन्म 47 देख करके मुझे थोड़ी सी फुरफुरी हुई मेरे शरीर में। 1947 देख करके भाई वही हम उसी साल हम लोग आज़ाद हुए थे। 20 जनवरी 1947 यानी आज़ादी की जब घंटी बजने वाली थी उसके कुछ पहले ही 6-7 महीने पहले उनका जन्म हुआ। 20 जनवरी 1947 और 7 दिसंबर 2019 को वे इस संसार से विदा हो गए। जनवादी लेखक थे, वामपंथ में उनकी आस्था हम सब जानते हैं कि उनकी बहुत गहरी आस्था थी और उनका एक ही सपना था कि समाज बदले, बेहतर दिशा में बदले, सब लोगों के लिए खाना हो, सब लोगों के लिए पानी हो, सब लोगों के लिए वो सुविधाएं हो, वो अवसर हो कि वो पढ़ लिख सकें, सब लोगों के लिए एक अच्छे जीवन की नींव डले। तो इसी के लिए उन्होंने काम भी किया। इंजीनियर थे वैसे वो, कुछ समय नेवी में भी काम किया, फिर उसके बाद वो बहुत जगहों पर काम करते हुए इंजीनियरिंग से संबंधित काम करते हुए अंत में वो हिंदी अधिकारी बने और उसी क्षेत्र में रहे फिर वो। तो इंजीनियरिंग की बहुत मतलब उनके पास एक बेस जिसको कहते हैं वो बेस। और तो ऐसे रहे हमारे लेखक स्वयं प्रकाश और बहुत ही लोग उनका बड़ा सम्मान भी करते हैं और उनसे बड़ा स्नेह भी रखते थे। तो सम्मानित हैं वे हमारे वामपंथ, उनकी विचारधारा वामपंथी विचारधारा है। और आप जिस मैं कहानी को जो कहानी मैं आप लोगों के लिए आज सुना रही हूँ, नीलकांत का सफ़र, उसमें भी आप देखेंगे कि वो किस तरह से एक हिरावल दस्ते की कल्पना करते हैं। मजदूर आते हैं तब बदलाव आता है, ऐसा वो मान करके चले हैं। और बाकी जो पेटी बुर्जुआजी जितने भी हैं उस कंपार्टमेंट में, चाहे वो कुछ पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो छोटे दुकानदार या कुछ हों, ऐसे जो लोग हैं वो अंत में उनका ये मानना था कि अंत में उनकी अगुवाई करेंगे ये हिरावल दस्ते के लोग, क्योंकि वो बताएंगे कि कैसे हमें, मतलब सब लोग मिलकर करेंगे, ऐसा नहीं कि वो करेंगे बल्कि, लेकिन जैसे एक मतलब एक दस्ता होता है इस, कम से कम इस कहानी में, कि वो आ करके पूरे रेल का उस डब्बे का वातावरण बदल देते हैं। वो आप कहानी सुनेंगे तो आप जानेंगे। और जैसे कि हम इस बात को बहुत अच्छे से याद कर लें कि मज़दूरों के लिए कहा जाता है, और आप लोगों ने बहुत बारी सुना भी होगा कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब गंवा करके एक तरह से जब वो मजदूरी करते हैं तो उनके पास उनका श्रम है जिसे वो बेचते हैं, और उसी श्रम से वो बहुत सारे जुगाड़ भी करते हैं। जो जुगाड़ की बात की जाती है, बिना काम किए जुगाड़ थोड़ी आएगा कुछ भी। जुगाड़ करने के लिए पहले तो काम आना चाहिए ना, तब जुगाड़ होता है। तो देखिए उनकी कहानी पढ़ते हैं। नैरेटर इस पूरी कहानी को नैरेट करता चलता है। एक आध जगह कुछ हम लोग डायलॉग्स देखेंगे, लेकिन वो किसी के नाम से डायलॉग्स नहीं है, ऐसी 2-3 डायलॉग्स हैं उसमें। तो ज़्यादातर कहानी नैरेटर ने कही है ये कहानी, और एक अलग ढंग की कहानी है। इसको आप पढ़िए तो सही, देखें कैसा लगता है और मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, नीलकांत का सफ़र। वैसे आप भी साथ साथ सफ़र करेंगे, मैं इतना तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैं ज़रा अपने इस यंत्र को इससे मुक्त कर दूँ। हाँ जी, आजकल मैं बहुत सारी कहानियाँ इस यंत्र से पढ़ा करती हूँ। नीलकांत सफ़र कर रहे थे, SUFFER वाला सफ़र नहीं, लेकिन सफरिंग फिर भी थी, यात्रा कर रहे थे वो। कहानी है स्वयं प्रकाश की। चूंकि वो जनता थे इसलिए 3rd क्लास में सफ़र कर रहे थे, और चूंकि वह 3rd क्लास था इसलिए ट्रेन के आखिरी डिब्बे का आखिरी कंपार्टमेंट था। याद करते चलिएगा रेलगाड़ी की यात्राएं, और पहले वाली खास तौर से। बाकी ट्रेन या तो फर्स्ट थी, या शयनयान, या आरक्षित, या कुछ और।
लगता था साधारण थर्ड के इस कंपार्टमेंट को भी पीछे ही पीछे मात्र दयावश या औपचारिकता निभाने के लिए जोड़ दिया गया है। जब ट्रेन कहीं रुकती तो प्लेटफॉर्म पर बीचों बीच फर्स्ट के डिब्बे होते, जहां चाय, पानी, पान, सिगरेट, फल, फ्रूट, पूछताछ, रेलवे स्टेशन, रेलवे मास्टर सब सामने ही होता। साधारण थर्ड अक्सर प्लेटफॉर्म से बहुत दूर जंगल में रुकता या खेतों में, जहां से हर स्टेशन पर बहुत सारे प्यासे अपने अपने लोटे ग्लास लेकर वाटर हट की तरफ भागते, जो अक्सर सूखी या खाली या बंद होती। तब आगे का कोई नल या प्याऊ बर्र का छत्ता बन जाता। 2-4 पानी पी पाते, 4-6 भर पाते कि सीटी बच जाती और लोग वापस दुम की तरफ भागते, दुम की तरफ भागते। यह सब इतना तय कि सहज व शाश्वत सा था कि कोई इसके बारे में नहीं सोचता। सोचता भी तो बस यही कि मुसाफिरी में तो यह सब चलता ही है। अब यात्रा करोगे तो कोई ना कोई तो परेशानी होगी ना, घर थोड़ी है यात्रा। नीलकांत उसी डिब्बे में थे, थर्ड क्लास के उसी दुम के सिरे पर लगे हुए डिब्बे में भारी भीड़ थी। लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे। कुछ लोगों की नजर में हो सकता है ये उचित ही हो, पर पूरा भरोसा है कि आप उन कुछ लोगों में से नहीं, आप कुछ अलग हैं, क्योंकि आपको भी ऐसी ही स्थितियों में सफर करना पड़ता है। तो क्या लोग एक दूसरे पर लदे जा रहे थे। जितने बैठे थे उससे ज्यादा खड़े थे और कुछ लटके भी थे। ऊपर की सीटें सामान से भरी हुई थी और फर्श औरतों से। दोनों स्थान पर बीच बीच में कुछ आदमी भी फंसे हुए थे। बच्चों को हर जगह पाया जा सकता था। वे पानी मांग रहे थे और गर्मी से बेजार हो रहे थे। उन्हें पानी पिलाया जा रहा था और पेशाब करवाया जा रहा था। वे रो रहे थे या सो रहे थे या छींक रहे थे। वे हैरान थे कि हलकान थे। डिब्बे की सीटों पर 1, 2, 3 बकायदा नंबर पड़े हुए थे और एक तरफ की दीवार पर लिखा हुआ था 35 सवारियों के लिए। इसे पढ़कर अंदाजा होता था कि रेलवे में काम करने वाले आदमी कितने मजाकिया हैं। अरे 35 सीटों के लिए, और यहां से भैया 200 से भी ज्यादा लोग अटे हुए। इसे अब पखाने का आलम देखिए। इस डिब्बे के यात्री, थर्ड क्लास के मुसाफिर, खास करके नन्हे या किशोर मुसाफिर, जनरल नॉलेज के क्षेत्र में दिशा, मैदान या जंगल के परिचय से आगे नहीं बढ़ पाए थे और पखाने में घुसते ही पता चलता था कि वे बेचारे काफी देर तक इसी दुविधा में पड़े रहे होंगे कि किधर मुंह करके बैठा जाए, खिड़की की तरफ कि दरवाजे की तरफ। तिस पर टोटियों में पानी भी नहीं था। साबुन के स्थान पर किसी धर्म प्राण ने ढेर सारी मिट्टी जरूर भर रखी थी और आईना भी नहीं था। क्या बुरा था भाई, आईना नहीं था तो। ऐसी स्थिति में अपना थोपड़ा देखकर खामका आदमी का मूड ही ऑफ हो जाता। इस सडास में 3 सज्जन बाहर को मुंह उचकाए इधर उधर सहारा लिए खड़े थे। सोचना डर पैदा करता था कि क्या हो यदि इस समय डिब्बे में किसी सज्जन या देवी को इस भव्य कक्ष की आपातकालीन जरूरत पड़ जाए, जिसके दरवाजे पर प्रसाधन लिखा हुआ था। इसी डिब्बे में नीलकांत सफर कर रहे थे, यानी कि पखाने में खड़े हुए, इसी संडास में खड़े थे। खैर, बाद में उन्हें डिब्बे में धंसने में सफलता मिल ही गई, पर संडास की बदबू दिमाग से नहीं गई। और हालांकि संघर्ष में उनकी बूढ़ी अटैची का कमजोर हैंडल टूट गया और नतीजतन उन्हें उस बूढ़ी अटैची को बच्चों की तरह छाती से चिपका कर रखना पड़ा, पर घुस तो गए ही। पखाने से तो अच्छा है कि डिब्बे में घुस गए। यहां आकर नीलकांत ने देखा कि जहां बहुत सारे आदमियों को पांव सरकाने को भी जगह नहीं है। पांव सरकाने शब्दों पर ध्यान दें। और कई अब तक लटक रहे हैं या निरंतर इस टाक में टंगे हैं कि कब आदमियों की तरह आराम से पैर टिकाने या पुट्ठे टिकाने का मौका मिल जाए। वहीं कुछ आदमी लेटे भी हुए हैं और बाकायदा पूरी बर्थ घेर कर लेटे हुए हैं।
इससे नीलकांत को उस झगड़े का भी सुराग मिल गया जो न जाने कब से खड़ों और लेटों के बीच चल रहा था। वे कह रहे थे हमने भी किराया दिया है। जवाब मिल रहा था हम ठेठ वहां से आ रहे हैं जहां से ये ट्रेन बनी है, ठेठ बंबई से। वे कह रहे थे आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है, चाहे बंबई से आओ या लंदन से। जवाब मिल रहा था अजी साहब, एक बर्थ के लिए कुली को 5 रुपए दिए हैं, 5। रात भर का मामला है, आप तो घंटे 2 घंटे में उतर जाएंगे। इस पर हल्ला मचाने वाले जरा ढीले पड़ जाते, पर थोड़ी देर बाद वही सब शुरू हो जाता। नीलकांत को लगा जो लेटे हुए हैं वे कितने हृदयहीन हैं। माना कि आपने 5 रुपए दिए हैं और आपको बहुत दूर जाना है, पर कम दूरी वाले क्या मुफ्त में सफर कर रहे हैं? क्या उन्हें टिकने भर को अधिकार नहीं? औरतें तक देख खड़ी हुई हैं और ये बेशरम पैर पसारे पड़े हुए हैं। यह कोई इंसानियत है? और उसे देखो सीकिया पहलवान को, कैसे आंखें नीचे पड़ा है जैसे गहरी नींद में हो। समझता है हम धोखे में आ जाएंगे। बोलने वाले भी साले यूं ही हैं, घंटे भर से काएं काएं कर रहे हैं। यह नहीं होता कि हाथ पकड़कर उठाकर बैठा दे सालों को। देखते हैं क्या कोई कर सकता है। 40 आदमी खड़े काएं काएं कर रहे हैं और 4 बेशर्मी से पड़े हुए। धन्य हो। और जिन्हें जरा से भी टिकने की जगह मिल गई है वे ऐसे चुप है जैसे खड़े हुओं से कोई हमदर्दी नहीं, लेटे हुओं पर कोई गुस्सा नहीं। नीलकांत ने घड़ी देखी। ट्रेन चले हुए आधा घंटा से भी ज्यादा हो गया था। आमतौर पर इतनी देर में मुसाफिरों के झगड़े खत्म हो जाते हैं और जान पहचान हंसी खुशी का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर क्या बात है, आदमी क्यों इतना लड़ता है? किसे इस ट्रेन में अनंत काल तक रहना है? नीलकांत ने सोचा। तभी नीलकांत को महसूस हुआ कि गर्मी कुछ ज्यादा ही है। पंखे देखे, चल रहे थे भला, खिड़कियां बंद थी। नीलकांत को आश्चर्य हुआ कि इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। यह भी कि अब तक किसी ने खिड़कियां खोली क्यों नहीं। उनके पास वाली खिड़की से सटकर एक लड़का खड़ा था। नीलकांत ने लड़के से कहा, अरे जरा खिड़की खोल दीजिए। नहीं खुलती, लड़के ने बत्ती सी निकालते हुए जवाब दिया। नीलकांत को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने लड़के को अटैची पकड़ाते हुए कहा, हटिए, मैं खोलता हूं। हटाहटी में एक बच्चे का पैर कुचल गया। अब तो समझ ही लीजिए क्या हुआ होगा, कितनी जोर से वो दाड़ मार करके रोया होगा वो। खैर, नीलकांत वहां खिड़की तक पहुंची गई। खूब जोर लगाया, लेकिन खिड़की टस से मस न हुई। नीलकांत ने फिर जोर लगाया, जांच परख की, फिर जोर लगाया और लगाया फिर दिमाग, फिर ताकत, फिर दिमाग, लेकिन खिड़की वो नहीं खुली। दूसरी भी नहीं खुली। तीसरे तक तो उन्हें किसी ने जाने ही नहीं दिया। 20 लोग पहले ही कोशिश कर चुके थे। सारी खिड़कियां जाम थीं। नीलकांत हताश हो गए, पसीने पसीने हो गए, खींच गए। डिब्बे के बहुत लोग उनकी इस हरकत को देख रहे थे और खिड़की पर विभिन्न टिप्पणियां कर रहे थे। एक गाय जैसे चेहरे वाले बाबा, अरे नहीं खुलती तो छोड़ो, बर्दाश्त कर लो, उसकी अपील कर रहे थे। एक उग्र से व्यापारी सज्जन कह रहे थे, साले सब रेल वाले चोर हैं, इसलिए खिड़की को छोड़ो, वह नहीं खुलेगी। ऊपर की सीट पर आराम से बैठा एक गड़िया गरज रहा था, तोड़ दो, मैं कहता हूं तोड़ दो, अरे खुलती नहीं तो तोड़ दो। यानी लोग अपने अपने दिमाग के हिसाब से नीलकांत को सुझाव दे रहे थे और जिनसे यह नहीं हो रहा था वे सरकार को गालियां दे रहे थे, और बाकी सब इस सब को टाइम पास करने का नुस्खा समझकर चुपचाप मजा ले रहे थे। नीलकांत ने जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा तो वह लड़का जल्दी करने लगा, भाई साहब अपनी अटैची संभालो। नीलकांत को लगा कि उलझ पड़ेंगे, बरस पड़ेंगे किसी पर। चुपचाप अटैची संभाल ली। आखिर गलती किसकी है? नीलकांत सोचने लगे। जब ट्रेन में इतनी जगह नहीं है तो इतने टिकटें क्यों देते हो? ज्यादा मुसाफिर है तो ज्यादा गाड़ियां क्यों नहीं चलवाते? लोग लटक लटक करके सफर कर रहे हैं, लोग सामान रखने के लिए की जगह पर भी बैठे हुए, लोग खड़े हुए, लोग पखाने तक में भरे हुए हैं,
और रेलवे फिर भी घाटे में जा रही है। क्यों? कौन दोषी है? क्या वह बुकिंग क्लर्क जिसने इतने ज्यादा टिकट काट दिए, या वह मिस्त्री जिसने रेल रवाना होने से पहले खिड़की दरवाजे नहीं जांचे? वे सज्जन जो कुलियों को 5-5 रुपए देकर पूरी बर्थ पर कब्जा किए हुए हैं, वे हैं? या वे अमीर जिनके लिए 5-5 फर्स्ट क्लास के डब्बे एन बीच में लगा दिए हैं? सोचने लगे, उलझ गए, पर सोचने तो लगे, हालांकि नतीजे तक नहीं पहुंचे, पर उलझे तो, पर पता नहीं क्यों इन चीजों पर सोचने लगे। हालांकि पढ़ते तो धर्मयुग, इलस्ट्रेटेड वीकली वगैरह ही हैं, और वे लोग चाहते थे कि नीलकांत प्रदूषण के बारे में सोचे, जातियों के तुलनात्मक विवेचन पर सोचे, परामनोविज्ञान और आधुनिक प्रेत विद्या के बारे में सोचे, स्वीडन के मुक्त यौवन और अमेरिका के स्वतंत्र पत्रकारिता के बारे में सोचें कि शास्त्री जी मरे या उनकी हत्या हुई। पर वे तो अपनी दुर्दशा के लिए दोषी कौन है, इस पर सोचने लगे। गजब हो गया। खैर, सेठ लोग चिंता ना करें। नीलकांत इन तकलीफों के बारे में तभी तक सोचेंगे जब तक उन्हें बैठने के लिए ठीक ठाक जगह नहीं मिल जाती, या हद से हद जब तक ये सफर जारी है। गाड़ी से उतर जाने पर वह गाड़ी के बारे में सब भूल जाएंगे और फिर वही सोचने लगेंगे जो सेठ लोग सोचवाना चाहते हैं। पर क्या पता, अगर कल कोई दूसरी तकलीफ आई तो आएगी ही, और वे सोचने लगे कि उसका असली जिम्मेदार कौन है। तो नीलकांत को प्यास लग गई। स्टेशन अभी दूर था। सामने एक लुगाई अपने बच्चे को सुराही से पानी निकाल करके पिला रही थी। नीलकांत की इच्छा हुई मांग ले, पर लुगाई, सुराही और गिलास सब गंदे थे, बेहद गंदे। नीलकांत हाइजीन के बारे में सोचने लगे और प्यासे रह गए। फिर रुमाल निकाल कर उन्होंने अपनी गर्दन पोंछी, पंखों की तरफ देखा। बराबर चल रहे थे, पर लगता था एग्जॉस्ट फैन है जो हवा देते नहीं खींचते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं टिकने की कोई संभावना नजर आ जाए। नहीं आई। हार कर फिर खिड़कियों के बारे में सोचने लगे। हाय हाय, खुली जाती है। नीलकांत की इच्छा हुई वापस उसी संडास में चले जाएं। खड़े यहां भी हैं, वहां भी थे। कम से कम थोड़ी बहुत हवा तो वहां थी। माना कि बदबू और गंदगी, और सबसे ज्यादा यह बात कि वे संडास में खड़े हैं, यह एहसास बड़ा गड़बड़ था। ऐसी ही कुछ परेशानियां थी, पर यहां क्या कम परेशानी है? और सुविधा क्या है सिवाय इस गरिमा के कि वे डिब्बे में हैं, संडास में नहीं। लिहाजा चलो वापस संडास में। लेकिन वापस जाना संभव न था, बिल्कुल असंभव था। बाहर कुछ, बहुत कुछ बाहर था, बहुत कुछ भीतर भी, जो रोक रहा था उन्हें, जाने नहीं दे रहा था वापस संडास में। झक मारकर भविष्य के बारे में सोचने लगे। संडास वाले का क्या भविष्य है? किसी को भी हाजत होते ही वहां से निकाल दिया जाएगा। और यहां संभावना है कि कभी तो कोई स्टेशन आएगा और कुछ सवारियां उतरेंगी और उन्हें भी टिकने की जगह मिल जाएगी। उस सुंदर भविष्य के लिए जब वे दूसरों की बराबरी में बैठे होंगे, इस वर्तमान में कुछ कष्ट उठा लें तो क्या हर्ज। खिड़कियां हैं ही खुल जाती तो तन बदन थोड़े ठंडे होते, कईयों को उन पर टिकने की जगह भी मिल जाती। और खिड़की साली, उसके बारे में सोचते रहने से तो खुलने से रही। कोई औजार होता तो तब। अब नीलकांत सोचने लगे कि कौन सा औजार होता जिससे खिड़की खोली जा सकती थी, और इससे भी पहले कौन सी तरकीब होगी जिससे इन पसरे हुए सज्जनों को उठाकर बैठने पर मजबूर किया जाए। एक तरीका तो यह कि लड़ लिया जाए और अधिकांश लोग उनका साथ ही देंगे, और दूसरा यह कि स्टेशन आने पर गार्ड को बुला लाया जाए और इन महापुरुषों को। तभी गाड़ी रुक गई। नीलकांत ने सोचा चलो गार्ड को बुला लाए, पर वह मिलेगा, और मिला भी तो आने के लिए तैयार हो जाएगा, और आ भी गया तो इनको उठा सकेगा। अगर वह किसी फर्स्ट क्लास के मुसाफिर के साथ बैठा चाय पी रहा है और साफ मना भी ना करे चलने के लिए, पर चले तब तक गाड़ी ही चल पड़े और नीलकांत नीचे रह गए तो, और मान लो किसी तरह चढ़ भी जाए
और यह जगह जहां पर वो अपनी टांगे फंसाए हुए थे, अपने पैर फंसाए हुए थे, वो ना मिले तो पहली बात तो यह कि अभी अटैची किसको संभला कर जाए, ताला इसमें है नहीं। और हालांकि इसमें ऐसा क्या है कि किसी के काम आ सके, फिर भी और ये लड़का, हालांकि लेटे हुए लोग उठेंगे तो इसे भी बैठने की जगह मिल सकती है, लेकिन अभी इससे कहूं कि जरा मेरी जगह और मेरी अटैची देखना, मैं गार्ड को बुला के लाता हूं, सवाल ही नहीं उठता, ये देखेगा ही नहीं। एक बात और है, क्या भरोसा कितना सब करने पर मुझे ही जगह मिले, किसी और को ना। हो सकता है इतना कर लूं फिर भी मुझे जगह ना मिले, तो उतरूं ना उतरूं कि इस दुविधा में नीलकांत पड़े रहे और ट्रेन ने सीटी मार दी। ट्रेन फिर खिसकने लगी और आगे बढ़ने लगी। और तभी क्या हुआ, अरे बाप रे बाप, देखिए तो क्या हुआ। तभी प्लेटफार्म की तरफ से 8-10 काले कलूटे फटेहाल मजदूर दांत निकालते हुए दौड़ते हुए आए और एक दूसरे को पुकारते चीखते एक एक करके सब उसी डब्बे में, थर्ड क्लास वाले में, आखिरी डब्बे में चढ़ गए। सोचिए कि अगर कोई भी ना चढ़ पाता तो छूट ही जाता, क्योंकि आखिरी डब्बा था, लेकिन सब चढ़ गए। पीछे पीछे 2 धाकड़ लुगाइयां भी चढ़ा ली गई और भागते भागते आखिरी आदमी गेती, फावड़े, तगाड़ी वगैरह भी चढ़वा करके और छलांग मारकर खुद भी चढ़ गया। इस नई भीड़ से दरवाजे और गलियारे में खड़े लड़के और बाबू लोग बुरी तरह अंदर की तरफ ढकेल दिए गए, एकदम कचरे की तरह। परस्पर धक्के को ठेठ अंत तक महसूस किया गया और डब्बे में चिल्ल पुकार मच गई। मजदूरों के तपे हुए चेहरों के बीच खिली बिजली जैसी नीग्रो हंसी में और इसमें कोई फर्क न था। वे अपनी भाषा में बुलंदी से बतियाते रहे और ट्रेन पकड़ने में सफल हो जाने की खुशी मिलकर मनाते रहे। उनके कपड़े कोयले के बुरादे से काले हो रहे थे और उस पर मैल और पसीने की मोटी धय जमी हुई थी। सफेद पसंद आदमी यथासंभव उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे और एक साहब जो दुर्भाग्य से उनके पास ही फंस गए थे, उन्होंने तो नाक पर रुमाल लगा दिया। उनका बस चलता तो वे आंख, नाक, सिर, पूरे शरीर पर ही रुमाल लगा लेते, पर इससे होता क्या, जो जहां थे सो रहते ही, गायब तो नहीं ना हो जाते। अलबत्ता उन साहब का दम जरूर घुट जाता। अरे फिर क्या हुआ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता तिरछे होकर, जरा देखिए सुनिए, तिरछे होकर लोगों के बीच से जगह बनाते हुए नीलकांत के सामने से होते हुए डिब्बे के बीच तक आ गए। यानी उन्होंने नीलकांत को पीछे छोड़ दिया, नीलकांत को पीछे छोड़ दिया। वे न लड़ रहे थे, न बक रहे थे, न घबरा रहे थे, न आपा ही खो रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि वे इस भीड़ और परेशानी के आदी हैं और इसे कुछ भी नहीं समझ रहे। शायद हमेशा अप एंड डाउन करते हैं। लुगाइयां भी आ गए। उन्होंने अपने कसे हुए जिस्मों पर कसी हुई कांचली पहन रखी थी और उनके सिर के बालों की चोटी खूब ताकत से कसकर गुथी हुई। पीठ लगभग नंगी थी, पसीने से तर। एक पीठ नीलकांत के सामने से, एकदम सामने से, करीब करीब नीलकांत को छूते हुए गुजरी। ऐसी स्वस्थ, पुष्ट और सबसे सुंदर पीठ कि नीलकांत के मन में वाह वाह से होने लगी। बड़े भारी उनके घाघरे थे और जूतियां इतनी मर्दानी और ऐसी भारी कि एक पड़ जाए तो थोपड़ा लहूलुहान हो जाए। वे हंस रही थी और ठिठोली के मूड में थी, पर किसी की क्या मजाल जो उन्हें छेड़ने की भी सोच सके। मर्दों ने अंदर पहुंचते ही खिड़कियों के सामने से लोगों को हटाकर उन्हें जांचा परखा, खोलने की कोशिश की और फिर उनमें से एक ने, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, बल्कि उनके मेट जैसा था, अपनी भाषा में पीछे दरवाजे के पास खड़े आदमी को पुकार कर कुछ कहा। गेती मांगे थी, क्योंकि वह लोगों के बीच में से होती हुई आ गई। गेती का सिरा एक खिड़की के सबसे निचले खांचे में एक खास कोण से फंसाकर उसने अपने साथी से कहा, दबा। अब इस दूसरे आदमी ने
गेती के हत्थे पर एक खास जगह नपी सदी ताकत लगाई और एक झटके से खिड़की खुल गई। सब लोग अपर मजूरों के इस कारनामे को बड़े कौतूहल से देख रहे थे और जाहिर है कि वे खिड़की खुल जाने से चकित भी हुए और खुश भी। वे भी जिन्होंने बहुत कोशिश की थी और नाकामयाब रहे थे और सोच रहे थे जब हम पढ़े लिखों से नहीं खुली तो इन अपर गंवारों से क्या खुलेगी। वे भी जिन्हें मजदूरों की क्षमताओं पर पूरा पूरा संदेह था और वे भी जिन्हें डर था कि गेती या ताकत के इस्तेमाल से खिड़कियां टूट जाएंगी। सिर्फ लेटे हुए लोग खिड़कियां खुल जाने से खुश नहीं थे। उन्हें चिंता हो रही थी कि अब उनका लेटा होना बाहर से ही दिख जाएगा और सब साले मच्छरों की तरह इसी डब्बे पर टूट पड़ेंगे। लेकिन उसमें से दो को लुगाइयों ने ही पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर दिया और खुद आराम से बैठ करके पसीना सुखाने लगी। उन्होंने अपनी भाषा में लेटे हुए को डांट कर कुछ कहा था। वे जिसका अर्थ तो नहीं, आशय जरूर समझ गए थे और सोच कर सिकुड़ गए थे कि पैर नहीं हटाए तो पुट्ठे भी हटाने पड़ेंगे। धीरे धीरे उन बाकों ने सारी खिड़कियां खोल दी और सारे पसरे पैर और फैले पुट्ठे हटाकर रख दिए। ठाठ से बैठ गए और फिर हंसने लगे। खड़े हुए फिर चकित थे और कई मजदूरों के साथ उनकी बराबरी में बैठने को लालायित। स्टेशन से मानो सारे डिब्बे का नक्शा ही बदलना शुरू हो गया। खिड़कियां खुलते ही सारे डिब्बों में उजाला हो गया था और ताजी हवा के ठंडे झोंके सपाटे भर रहे थे। बाहर हरे भरे लहलहाते खेत थे और पेड़ और नदियां और पहाड़, और इन सब पर बड़ी सुहानी शाम बिखर रही थी। थोड़ी देर में जरूर नीलकांत को लग रहा था कि थोड़ी देर में ये लोग कोई गीत शुरू कर देंगे, उदासियां दूर भाग जाएंगी। नीलकांत खुश थे, हालांकि अभी भी खड़े थे। नीलकांत सफर कर रहे थे पर खुश थे। तो ये थी कहानी जिसमें आपने देखा हिरावल दस्ता, वो मजदूर जिसने समझा परखा और खिड़की को खोल करके और उनकी लुगाई और उन्होंने जगह बना करके जो लेटे हुए लोग होते हैं उनको सिकोड़ दिया, उनको उठा दिया, भाई बैठो कि लेटे क्या हो। और इस तरह से पूरे डिब्बे का वातावरण ही बदल गया। ये कहानियां समाजवादी यथार्थवाद की कहानियां हैं, यानी कि एक आशा की किरण इन कहानियों में दिखती है कि जिंदगी बेहतर होगी, एक उजाला जिंदगी में आएगा, ताजी हवा आएगी, बाहर के सुंदर खेत होंगे, सुहानी शाम होगी। तो इसको हम कहते हैं समाजवादी यथार्थवाद। स्थितियों को बनाए, स्थितियां हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन स्थितियों को बदलेंगे और सब लोग उनके साथ मिलकर के बदलेंगे। तो ये कहानी नीलकांत का सफर और लेखक स्वयं प्रकाश। कैसी लगी आज की कहानी ये बताएं और अपनी कथानटी से भाई आप लोगों को बात तो करनी पड़ेगी ना। नमस्कार।